Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the ninth chapter from Home Science class 12th, and the name of this chapter is Fashion Design and Merchandising. तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लर्नर्स क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग इन गारमेंट इंडस्ट्री। तो गारमेंट इंडस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है फैशन डिज़ाइन का और मर्चेंडाइजिंग का, ये एक्सप्लेन कर पाएंगे लर्नर्स। उसके बाद डिस्क्राइब द फंडामेंटल्स ऑफ फैशन। फैशन के क्या बेसिक्स हैं, क्या उसके फंडामेंट्स हैं, ये जो है इसको लर्नर्स डिफाइन कर पाएंगे, इसको लर्नर्स डिस्क्राइब कर पाएंगे। एक्सप्लेन द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ फैशन बिजनेस। अगर आप फैशन बिजनेस में जाना चाहते हो तो क्या क्या आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, इसको भी लर्नर्स एक्सप्लेन कर पाएंगे। डिस्कस हाउ अ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर अ करियर इन फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में एक स्टूडेंट कैसे करियर बना सकता है, इसको भी ये चैप्टर पढ़ने के बाद लर्नर्स डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग होता क्या है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग आर अमंग द मोस्ट एक्साइटिंग करियर ऑप्शन इन टुडेज़ वर्ल्ड। आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग करियर ऑप्शन है, क्योंकि फ़ैशन और फैशन की जो चीज़ें हैं उसके लिए लोगों में क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना बहुत पुरानी है। ठीक है, फैशन इंडस्ट्री तो नहीं, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पहले से यहाँ पे फल फूल रही है। और जब से फैशन आ गया, डिज़ाइनिंग आ गई, तब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक और बूम देखने को मिला हुआ है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बढ़ा रही हैं। जैसे आजकल डिफरेंट टाइप की गारमेंट्स आप पहनना चाहते हो, गारमेंट्स के साथ साथ उन पे एसेसरीज़ भी आपको डिफरेंट टाइप की चाहिए। तो दोनों डिज़ाइनिंग हम देख रहे हैं, एसेसरी डिज़ाइनिंग भी देख रहे हैं, गारमेंट डिज़ाइनिंग भी देख रहे हैं हम फैशन के इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर हम फैशन की बात करते हैं तो सिर्फ टेक्सटाइल और अपैरल की बात नहीं करते, हम एसेसरीज़ की भी बात करते हैं। The fashion industry satisfies both the creative urge and the materialistic needs of people. तो देखो, फैशन इंडस्ट्री है ना, वो दोनों तरह की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। क्रिएटिव अर्ज जो है हमारे अंदर, क्रिएटिविटी दिखाना कि फैशन में कैसे हम क्रिएटिव हो सकते हैं, वो भी फैशन इंडस्ट्री पूरा करती है। साथ ही साथ जो मटेरियलिस्टिक नीड है लोगों की, वो भी पूरा करती है फैशन इंडस्ट्री। यू हियर द टर्म फैशन मर्चेंडाइजिंग मैनी टाइम्स। आपने बहुत फैशन मर्चेंडाइजिंग नाम सुना होगा। अब यही जो टर्म है ना, ये हमारी मटेरियलिस्टिक नीड को पूरा करती है, क्योंकि इसके थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं। और पैसे कमाने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ बेच के ही पैसे कमा रहे हैं। जब आप खरीदने जाते हो और आपको फैशन का नॉलेज है और आपको चीज़ों के बारे में पता है, मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें सस्ते में भी खरीद सकते हो। आप सेलर के साथ बार्गेनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभी आपको बहुत सारे ऐसे एजेंट्स में मिल जाएंगे जो कि आपको सस्ते में सामान दिलवा सकते हैं। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग में बहुत अच्छा स्कोप है कि आप अपने पैसे बचा सकते हो और खुद का तो बिजनेस स्टार्ट कर ही सकते हो। डिड यू एवर थिंक व्हाट गोज इनटू इट? आपने कभी सोचा है कि फैशन मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है? तो इस चैप्टर में आप उसको समझोगे कि फैशन मर्चेंडाइजिंग में क्या चीज़ें होती हैं। यू कैन रिकॉल फ्रॉम योर अर्ली हिस्ट्री लेसन्स दैट बार्टर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्स वॉज द स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रैक्टिस। पहले क्या होता था, ट्रेडिंग कैसे होती थी, व्यापार कैसे होता था? हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम लगाते थे ना। उसमें क्या होता था, सामान के बदले हमको सामान मिलता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे चीज़ें बदली, हम अब पैसों का यूज़ करने लगे। स्लोली ट्रेडिंग मूव टू व्हाट वाज अवेलेबल वाज सेलेबल। धीरे धीरे क्या हुआ, जो जो चीज़ें अवेलेबल थी वो सेलेबल भी थी, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं सब बिक सकती हैं। सो देयर वर नो कॉम्प्लिकेशंस इन distribution system. However, the year 1920 gave birth to ready-to-wear, and soon retailers realized that sale of such garments was a big business. जब 1920 में रेडी टू वियर कपड़े आए, तब सेलर्स को यह रियलाइज़ हुआ, रिटेलर्स को यह रियलाइज़ हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में
जो फैशन अपैरल हैं वो मर्चेंडाइजिंग एक तरह की बन गए, मतलब अब डिपार्टमेंट स्टोर्स जो थे वहाँ पे आपको अब कपड़े भी मिलने लगे, कपड़े भी वहाँ पे बिकने लगे, ठीक है, 1920 के बाद जब रेडी टू वियर कपड़े आने लगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ फैशन अ न्यू स्पेशलाइजेशन केम इनटू बीइंग, फैशन मर्चेंडाइजिंग। इसके बाद फैशन मर्चेंडाइजिंग वाला टर्म आया। मर्चेंडाइजिंग तो जानते ही थे क्या था, कि व्यापार करना, लेकिन फैशन मर्चेंडाइजिंग तब आया जब 1920 में रेडी टू वियर कपड़े मार्केट में मिलने लगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस, कि फैशन मर्चेंडाइजिंग का और फैशन डिज़ाइन का क्या महत्व है। फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड हाउ द फैशन बिजनेस वर्क। अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप ये समझ पाओगे कि फैशन बिजनेस कैसे काम करता है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व विथ प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल, अपैरल एंड एसेसरीज एंड द रिटेल स्टोर्स दैट सेल फैशन मर्चेंडाइज टू द पब्लिक। तो यहाँ पे आप ये समझ पाओगे सारे प्रोसेस को, कि कैसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनसे अपैरल और एसेसरीज बनाई जाती हैं, उसके बाद कैसे रिटेल स्टोर्स में फैशन मर्चेंडाइज को सेल किया जाता है, ठीक है, उनके बारे में भी आप समझ पाओगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फैशन बिजनेस वेयर यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट टेक्सटाइल्स, फैब्रिक एंड द फाइबर्स यूज टू मेक दम। तो आप यहाँ पे टेक्सटाइल के बारे में भी समझ पाओगे कि कौन से फैब्रिक कैसे बनते हैं, किन फाइबर्स का यूज़ करके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, फिर कैसे टेक्सटाइल क्रिएट होता है। Fashion merchandising equips to first respond to what, why and when a style become a fashion, and then helps to determine its suitability for the particular retail option and for what length of time। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग के थ्रू आप ये भी समझ पाओगे कि क्या फैशन में है और क्यों फैशन में है और कब वो फैशन में आएगा, मतलब कौन सी ऐसी स्टाइल है जो फैशन में है और वो क्यों फैशन में है, ठीक है, और क्या स्टाइल फैशन में है ये भी आप समझ पाओगे। और आप ये भी डिटरमाइन कर पाओगे कि उसकी सुटेबिलिटी क्या है, मतलब कितने लंबे समय तक वो फैशन रहेगा, आप ये भी समझ पाओगे अगर आप फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग को समझते हो। तो आगे आप पढ़ोगे कि कैसे फैशन वर्क करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग में प्लानिंग आता है, बाइंग आता है और सेलिंग आता है। इन तीनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। फिर है कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। फैशन टुडे इज़ अ बिग बिजनेस एम्प्लॉइंग मिलियंस ऑफ पीपल इन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिटेलिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशंस, पब्लिशिंग एंड कंसल्टिंग। तो देखो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं ना जो फैशन डिज़ाइनिंग के बिजनेस में चल रही हैं। जैसे सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग आपको करनी है, आपको रिटेलिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग भी करनी है, क्योंकि आप जो चीज़ बेच रहे हो उसके बारे में अगर एडवर्टाइज नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। कम्युनिकेशन भी आना चाहिए आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन वाले सेक्टर पे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कम्युनिकेट करते हैं। पब्लिशिंग भी करनी है, लोगों को कंसल्टिंग भी देनी है, ठीक है, लोगों से कंसल्ट करना है, अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उनको एडवाइस भी करना है। तो इस तरह से फैशन बिजनेस ना आज बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि इतने सारे जॉब्स हैं इसमें, आपको ये सारे काम को करने के लिए किसी ना किसी को रखना पड़ेगा। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। आप कम्युनिकेशन की फील्ड में जा सकते हो, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में जा सकते हो, मार्केटिंग की फील्ड में जा सकते हो, और ये सारी चीज़ें फैशन से ही रिलेटेड हैं। तो आज के समय में फैशन इंडस्ट्री इन सब तरह के काम आपको प्रोवाइड कर रही है, इन सब तरह की जॉब्स आपको प्रोवाइड कर रही है। टू अंडरस्टैंड फैशन डिज़ाइन वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फैशन एंड हाउ इट वर्क्स। तो अगर आपको फैशन डिज़ाइन को समझना है तो आपको फैशन के नेचर को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि फैशन क्या है और ये कैसे काम करता है। द फंडामेंटल्स ऑफ फैशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फैशन एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट इट आर ऑल्सो इसेंशियल कंसेप्ट्स टू बी अंडरस्टूड। तो आपको फैशन के फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए, मतलब बेसिक्स पता होने चाहिए आपको फैशन के, और फैशन का बाकी फैक्टर्स से, मतलब फैशन क्या है और उसके फैक्टर्स क्या हैं और इन फैक्टर्स का फैशन से क्या रिलेशन है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। मतलब ये फैक्टर्स कैसे फैशन को प्रभावित करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा।
इसके आगे अब हम फैशन टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि फैशन में यूज़ होती हैं। फैशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड सर्टन वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर ऑफन यूज टू डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फैशन। देखो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे निश्चित वर्ड हैं, फ्रेजेस हैं जो अक्सर यूज़ होते रहते हैं, जो आपने बहुत बार सुने होंगे। दीज शुड बी अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री। अगर आपको फैशन इंडस्ट्री के बारे में जानना है तो आपको इन टर्म्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। कौन कौन सी टर्म्स है? सबसे पहले है फैशन। फैशन क्या है? इट इज़ अ स्टाइल और स्टाइल्स मोस्ट पॉपुलर एट अ गिवन टाइम। एक समय में, एक पर्टिकुलर समय में कौन सा स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो स्टाइल पॉपुलर हो जाता है वही फैशन हो जाता है। स्टाइल अब क्या है? स्टाइल इज एनी पर्टिकुलर लुक और कैरेक्टरिस्टिक इन अपैरल और एक्सेसरीज। अ स्टाइल में come and go in fashion but the specific style always remains। तो देखो स्टाइल क्या है कि कोई भी जो लुक है वो कैसा है, मतलब किसी लुक को स्टाइल कह सकते हैं। अब लुक में कपड़े भी आते हैं और एसेसरीज भी आती हैं, तो इनको मिला के स्टाइल क्रिएट होता है। अब स्टाइल आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ स्टाइल ऐसे हैं ना जो हमेशा हमेशा फैशन में रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी फैड्स। फैड्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट लिव्ड फैशन है, मतलब ऐसा फैशन जो बहुत जल्दी आता है और चला भी जाता है। दे लैक द डिज़ाइन स्ट्रेंथ टू होल्ड कंज्यूमर्स अटेंशन फॉर लॉन्ग। इनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि ये कंज्यूमर के अटेंशन को लंबे समय तक रोक पाए, मतलब कंज्यूमर इनसे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉट पैंट्स, बैगी पैंट्स एंड अनमैश्ड बटन्स, ये सब फैशन में आए थे और बहुत जल्दी चले गए। जैसे अनमैश्ड बटन, ये क्या है? ऐसे हैं जो कि बहुत समय तक किसी भी कंज्यूमर का आकर्षण अपने तरफ रोक नहीं पाए, मतलब आए, लोगों ने थोड़ा मोड़ा यूज़ किया, उसके बाद चले भी गए। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिक। क्लासिक और स्टाइल्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, मतलब ये कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे। इनकी एक्सेप्टेंस हो सकता है समय के साथ कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक फैशन में रहते हैं। Classic is characterized by simplicity of design which keeps it from being easily dated। तो क्लासिक में कुछ ऐसे स्टाइल्स होते हैं, इतनी सिंप्लिसिटी होती है डिज़ाइन में कि ये इसको डेटेड नहीं होने देती, मतलब ये इसको जल्दी आउट ऑफ फैशन होने नहीं देती, ये हमेशा मार्केट में बने रहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ब्लेजर जैकेट्स हैं, पोलो शर्ट्स हैं, चैनल सूट हैं, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होंगे, हमेशा ये आपको मार्केट में दिखते हैं, ठीक है, चाहे कितना भी टाइम बीत जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैशन डेवलपमेंट, कि कैसे फैशन डेवलप हुआ। To understand the working of fashion industry, one has to have knowledge of fashion fundamentals। देखो बार बार यही चीज़ कही जा रही है कि आपको फैशन इंडस्ट्री को जानने के लिए फ़ैशन के बेसिक्स को जानना ज़रूरी है। फर्स्ट इन द सीक्वेंस इज़ टू नो हाउ द फैशन बिजनेस डेवलप्ड। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, इन फंडामेंटल्स में सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फैशन इंडस्ट्री, फैशन बिजनेस स्टार्ट कब हुई, कैसे ये डेवलप हुई। दस द हिस्ट्री ऑफ फैशन हेल्प्स द डिज़ाइनर टू मेक डिसीजन फॉर द प्रेजेंट डे एंड फ्यूचर फैशन। तो इस तरह से हिस्ट्री हेल्प कर सकती है हमारी कि हम फैशन को कैसे प्रेजेंट में यूज़ करें और कैसे फ्यूचर में यूज़ करें। फिर यही चीज़ देखो यहाँ पे बताई गई है कि हम पास्ट से आइडियाज़ लेके हम नया फैशन बना सकते हैं। और जैसे कि हम फैशन को जानते हैं, फैशन का मतलब होता है कि हर दिन हर समय कुछ नया। देखो पुराने समय में क्या होता था कि फैशन इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता था, लेकिन जब रेनेसा पीरियड आया तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने क्या किया, डिफरेंट कल्चर्स को डिस्कवर किया और डिफरेंट कस्टम्स को डिस्कवर किया, कॉस्ट्यूम्स को भी इन्होंने डिस्कवर किया, जिसकी वजह से फैशन चेंज को एक एक्सेलरेशन मिला, मतलब फैशन चेंज में एक बढ़ोतरी आई, ठीक है। फैशन चेंज जल्दी जल्दी होने लगा, क्यों? क्योंकि अब फैशन के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या थे, कस्टम्स थे, डिफरेंट टाइप के कल्चर थे, जिनको देख देख के हम क्या कर सकते हैं, फैशन में बदलाव कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा ना कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कपड़ा नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं ये सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर लोगों के लिए बना है या इसको सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीज़न के लोग पहनेंगे। आज हर कोई कपड़ा मतलब हर कोई लोग हर तरह का कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है। तो अब
फैब्रिक्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है, फैब्रिक्स हर तरह के हर जगह पे मिल रहे हैं, आइडियाज़ भी लोगों को नए नए आ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी बूस्ट कर गई हैं, तो आइडियाज़ भी बहुत सारे हैं, नहीं भी हैं तो आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हो आइडियाज़ को। इस तरह से क्या हुआ, लोग नए चीज़ों को जानने लगे और उनको अपनाने लगे, और इन सब का सबसे ज़्यादा असर फैशन इंडस्ट्री पे पड़ा। इसके बाद है फ्रांस द सेंटर ऑफ फैशन। फ्रांस को हम कह सकते हैं कि फैशन का सेंटर है। क्यों? क्योंकि अर्ली 18th सेंचुरी में फ्रांस का ही डोमिनेंस था इंटरनेशनल फैशन पे। ठीक है, मतलब कोई भी और कंट्री नहीं थी जहाँ जो इतना ज़्यादा फैशन को फॉलो कर रही थी। अंटिल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीपल बिलोंग टू टू मेन क्लासेस। देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले लोग दो ही क्लासेस में डिवाइडेड थे, वेल्दी पीपल और पुअर पीपल। ओनली वेल्दी कुड अफोर्ड फैशनेबल क्लोथ्स। आपको पता है फैशनेबल क्लोथ्स उस समय बहुत महंगे होते थे क्योंकि हाथ से बनते थे और बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, तो सिर्फ वेल्दी लोग ही उसको अफोर्ड कर पाते थे। 18th सेंचुरी में क्या था कि किंग लुइस 14 के कोर्ट के मेंबर जो थे ना, वही लोग ट्रेंड सेटर्स थे पूरे फैशन के लिए। इसीलिए पेरिस को यूरोप की फैशन कैपिटल कहा जाता था। यूरोप की फैशन कैपिटल कौन था? पेरिस था। क्यों था? क्योंकि किंग लुइस के कोर्ट के जो मेंबर्स थे वही लोग फैशन को सेट करते थे, वही लोग ट्रेंड सेटर्स थे। ठीक है, many of the French cities were supplying the court with silk fabrics, ribbons and laces। तो बहुत सारी ऐसी फ्रेंच सिटीज़ थी जो दरबार में क्या भेजती थी? सिल्क के फैब्रिक भेजती थी, डिफरेंट टाइप के रिबन्स, लेसेस भेजती थी। एट दिस टाइम इंट्रिकेट सीमिंग ऑफ फैशन रिक्वायर्ड पेन्स टेकिंग हैंड सीविंग। तो इस समय में जो सिलाई होती थी वो हाथ से होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा थकान वाली चीज़ थी, क्योंकि सभी जो क्लोथ्स थे ना वो कस्टम मेड थे। मतलब रेडी टू वियर क्लॉथ नहीं मिलते थे। क्लोथ्स कैसे थे? कस्टम मेड। मतलब जब आप टेलर के पास जाते हो तो आपके नाप का बनता है ना कपड़ा, तो उसी को कहते हैं कस्टम मेड चीज़ें बनाना। तो ये क्या था? कस्टमर के मेजरमेंट के हिसाब से बनता था। मतलब मेरे नाप का कोई चीज़ है और अगर मेरे नाप के हिसाब से बना है तो उसको दूसरा कोई जल्दी पहन नहीं पाएगा। तो इस तरह से कपड़े कस्टम मेड्स बनते थे और कैसे थे? हाथ से बनते थे, तो वो ज़्यादा महंगे थे। और कस्टम मेड कपड़े उस समय वेल्दी लोग ही बनवा पाते थे, गरीब लोग उसको बनवा नहीं सकते थे क्योंकि महंगे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। फ्रांस बिकम द सेंटर ऑफ फैशन ड्यू टू सपोर्ट फ्रॉम द रॉयल कोर्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री देयर। तो देखो यहाँ पे एक तो ये चीज़ थी कि सिल्क इंडस्ट्री थी फ्रांस में, दूसरा जो कोर्ट था, जो रॉयल दरबार था, वो भी फैशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। ठीक है, इसीलिए फ्रांस जो है वो फैशन का सेंटर बन गया था। कॉटूर वॉज द टर्म यूज फॉर द आर्ट ऑफ ड्रेस मेकिंग। तो ड्रेस मेकिंग जी की जो आर्ट है उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसको कॉटूर बोला जाता है। अ मेल डिज़ाइनर वॉज अ कॉटूरियर एंड हिज फीमेल काउंटर पार्ट वॉज कॉट्यूररे। तो यहाँ पे देखो, जो मेल डिज़ाइनर था उसको कॉट्यूरर कहा जाता था और जो फीमेल डिज़ाइनर थी उसको कॉटूरियरे कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क द बिगनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्शन। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो ये जो कपड़ों का प्रोडक्शन है उसमें एक एडवांसमेंट देखने को मिला, क्योंकि अब मशीनें आ गई थी। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर फैब्रिक वर प्रोड्यूस्ड इन लेस टाइम। तो अब इन डेवलपमेंट्स की वजह से, ये जो मशीनें आ गई थी, इनकी वजह से कम समय में ज़्यादा कपड़े बनाए जाने लगे थे। तो देखो, स्पिनिंग जेनी आई थी उसी समय में पावर लूम्स का भी इन्वेंशन हुआ था। तो इसकी वजह से एक डेवलपमेंट हुआ अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। रैपिड इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन रिटर्न क्रिएटेड अ मिडिल क्लास विथ मनी टू स्पेंड ऑन लग्जरीज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बेटर क्लोथिंग। तो जब इस तरह से जो व्यापार है और जो इंडस्ट्री है उसमें क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई, मशीनें आई, लोगों को मशीन आएंगी तो लोगों को क्या मिलेगा? काम मिलेगा, जिसकी वजह से अब मिडिल क्लास के पास भी इतना पैसा आ गया था जिससे वो क्या कर सके, कपड़े खरीद सके और थोड़ी सी लग्जरी पे खर्चा कर सके। ठीक है,
Rapidly increasing trade and industry in return created a middle class with money to spend on luxuries of life including better clothing. अभी तक देखो क्या था, सिर्फ दो ही क्लास थी, वेल्दी क्लास और पुअर क्लास. अब जब ये इंडस्ट्रीज आ गई ना, ट्रेड आ गया ना, तो एक नई क्लास सामने आई जिसको कहते हैं मिडिल क्लास. इसके पास इतना पैसा होता था कि लाइफ की लग्जरीज को थोड़ा मोड़ा एफोर्ड कर सकती है और अच्छे कपड़े पहन सकती है. द इन्वेंशन ऑफ सीविंग मशीन turned the handcraft into an industries. अब क्या हुआ, स्विमिंग मशीन जब आई तो जो हैंडक्राफ्ट था, जो हाथ से कपड़े बनते थे, उसको अब एक इंडस्ट्री में बदल दिया गया. इसकी वजह से फैशन को डेमोक्रेटाइज किया गया और हर किसी के लिए अवेलेबल बना दिया गया, मतलब हर कोई उसको असेस कर सकता है. इन 1859 इज़ैक सिंगर डेवलप्ड द फुट क्रेडल फॉर अ स्विमिंग मशीन विच लेफ्ट द हैंड फ्री टू गाइड द फैब्रिक. तो जो पैर वाली सिलाई मशीन थी ना, उसका आविष्कार कब हुआ था? 1859 में. किसने किया था? इज़ैक सिंगर ने किया था. इसको भी ध्यान रखना, यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एन अर्ली यूज ऑफ स्विमिंग मशीन वॉज टू मेक सिविल वॉर यूनिफॉर्म्स. तो स्टार्टिंग में जो स्विमिंग मशीन्स थी ना, इसका यूज़ क्यों होता था? सिविल वॉर के समय यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए, क्योंकि बड़े लेवल पे यूनिफॉर्म्स बनानी थी, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे जिनके लिए यूनिफॉर्म्स बनानी थी, तो मशीन्स का यूज़ करके सबसे पहले यूनिफॉर्म्स ही बनाई गई थी. इसके बाद 1849 में जो ऐसे फैब्रिक्स थे जिनका यूज़ टेंट के लिए होता था, जिनका यूज़ गाड़ियों के कवर्स के लिए होता था, उसको यूज़ करके एक लंबी लॉन्ग वियरिंग पैंट्स बनाई गई और उसमें पॉकेट्स ऐसे थे जो कि लंबे लंबे थे जिसमें आप टूल्स रख सको. ठीक है. और ये पैंट बनाई किसने इस फैब्रिक का यूज़ करके? उसका नाम था लेवी स्ट्रॉस. ठीक है. लेवी स्ट्रॉस एक व्यक्ति थे जिन्होंने टेंट और वैगन कवर वाले फैब्रिक से पैंट्स बनाई. इन पैंट्स को ही हम आज के समय में डेनिम्स बोलते हैं. ठीक है. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ क्लोथ्स स्पेशली मेड फॉर लेबर्स. अब इस तरह का जो कपड़ा होगा जो टेंट के लिए यूज़ होता है, जो गाड़ियों के कवर के लिए यूज़ होता है, वो तो मोटा ही होगा. और इस मोटे कपड़े से बनी हुई पैंट्स को कौन पहनेगा? ऐसा व्यक्ति जो कि लेबर हो. ठीक है. मतलब उस समय यही सोच थी. ठीक है, कि लेबर्स इस तरह का जो डेनिम्स थी वो स्पेशली कौन पहनते थे? लेबर्स पहनते थे. भले आज इसको सब पहनता है, लेकिन उस टाइम पे लेबर्स ही पहनते थे. दिस इज़ द ओनली अपैरल दैट हैज़ रिमेन्ड सेम फॉर द लास्ट नियरली 150 ईयर्स. तो जब से इसका आविष्कार हुआ ना, तब से लेके अब तक इसका जो मतलब फैशन है वो कभी गया ही नहीं डेनिम्स का. डेनिम्स तब भी फेमस थी, आज भी फेमस है. पहले ये था कि लेबर्स इसको पहनते थे बस, ज़्यादा जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग थे वो इसको नहीं पहनते थे, लेकिन अब डेनिम्स को हर कोई पहन रहा है. Women start wearing separate skirt and blouses in 80s. तो 80s से क्या हुआ कि वुमेन ने स्कर्ट और ब्लाउज को सेपरेटली पहनना शुरू किया. नहीं तो पहले फ्रॉक जैसे कपड़े पहनती थी वुमेन. दिस वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ रेडी टू वियर क्लोथ्स फॉर वुमेन. और इसी के बाद से वुमेन के लिए भी रेडी टू वियर क्लोथ्स बनने लगे. लेंथ्स and waist lines could be easily adjusted, and this made it possible for the working class to add variety to their wardrobe simply by mixing separates. अब देखो स्कर्ट्स और ब्लाउज थे तो क्या था कि थोड़ा बहुत वेस्ट लाइन को एडजस्ट करके, लेंथ को एडजस्ट करके कपड़े को सभी के लिए बनाया जा सकता था. इसीलिए रेडी टू वियर क्लोथ्स इसके बाद बनने शुरू हो गए. और जब स्कर्ट अलग है, ब्लाउज अलग है, तो आप मिक्स एंड मैच भी तो कर सकते हो ना. आप सेपरेट स्टाइल क्रिएट कर सकते हो. तो आपके वार्डरोब में, आपके फैशन में थोड़ी सी वेराइटी आ सकती है जब आप स्कर्ट्स और ब्लाउज का यूज़ करते हो. ठीक है. By 19th century, affordable fashion were made available to the general public through fairs and bazaars. तो बहुत सारे मेले लगने लगे 19th century में, बहुत सारे बाज़ार ऐसे लगने लगे मेलों में, जिसकी वजह से फैशन को अफोर्डेबल बनाया दिया गया जनरल लोगों के लिए. मतलब जो सामान्य जनता थी उसको भी फैशन मिलने लगा, वो लोग भी अब अफोर्ड कर पा रहे थे फैशन को. द ट्रैवलिंग मर्चेंट्स बॉट क्लोथ्स to these market and both buyers and sellers usually bargained. तो यहाँ पे क्या था
कि जो ट्रैवलिंग मर्चेंट्स थे, मतलब ऐसे मर्चेंट जो कि ट्रैवल कर करके कपड़ों को बेचते हैं, वो इन मेलों में आते थे और यहाँ पे सेलिंग की जाती थी। तो यहाँ पे जो भी थे बायर्स और सेलर्स दोनों बार्गेनिंग करते थे। एज लार्ज नंबर ऑफ पीपल सेटल इन टाउन, जनरल स्टोर्स वर एस्टैब्लिश्ड टू केटर टू देयर डिमांड्स। तो देखो लोग ज़्यादातर कहाँ रहते थे, कस्बों में रहते थे, टाउन्स में रहते थे। इसी वजह से जो भी वहाँ पे स्टोर्स खोले जाते थे, दुकानें खोली जाती थी, वो इन्हीं लोगों को दिमाग में रख के खोली जाती थी। मतलब आपके एरिया में जो दुकानें हैं वो आपके तरह के लोगों के लिए होंगी ना। तो जैसे हम लोग एरिया में रहते हैं उस तरह की दुकानें ही वहाँ पे खुली रहती हैं। With the growing demand for a variety of goods, retail stores grew in cities. उसके बाद क्या हुआ, डिमांड जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, अब हर तरह के कपड़े हर लोग पहनने लगे, तो बड़ी सिटीज़ में भी अब स्टोर्स खुलने लगे थे। Pret-a-porter मतलब ready to wear clothing lines were the first radical alternative to couture pieces when they hit boutiques in the 1960s. अब क्या था, कॉटर जो पीसेस थे ना, मतलब जो हाथ से सिले जाते थे, जो डिज़ाइनर्स द्वारा बनाए जाते थे, उनकी जगह पे अब उनके अल्टरनेटिव के रूप में रेडी टू वियर कपड़े आ गए बुटीक्स में। कब, 1960s में। The term describe factory made clothing that is solid in finished condition and in standardized sizes. अब क्या था, ये जो रेडी टू वियर क्लोथ्स थे, जिनको फैक्ट्री मेड क्लोथिंग भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छे से फिनिश्ड थे और स्टैंडर्डाइज साइजेस में अवेलेबल थे। जैसे एक्सएस मिलता है, एस मिलता है, एम मिलता है, एल मिलता है, वैसे ही। Yves Saint Laurent is credited as being the first French haute couturier to come out with a full pret-a-porter line. तो देखो जो YSL थे ना, ये एक आदमी का नाम है, Yves Saint Laurent। ये पहले फ्रेंच हॉटे कुटियर थे जो रेडी टू वियर कपड़े बनाना स्टार्ट करता है। मतलब हॉटे कुटूरियर का क्या मतलब होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि सिर्फ कस्टम मेड कपड़े बनाते हैं, जो सिर्फ कस्टमर के अकॉर्डिंग एकदम कहते हैं ना कि एकदम सिर्फ उसी कस्टमर के लिए कपड़े बनाते हैं जो इनके पास आते थे और अमीर होते थे। लेकिन बाद में इन्होंने भी अपने आप को शिफ्ट किया प्रेट-आ-पोर्टर पे, मतलब अब ये भी रेडी टू वियर कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी क्या स्टार्ट किए, ये पहले थे फ्रांस में जिन्होंने ऐसा स्टार्ट किया था। ठीक है, बाद में इनके बाद बाकी लोग आए इस फील्ड में। किस फील्ड में, प्रेट-आ-पोर्टर की फील्ड में, यानी रेडी टू वियर कपड़ों की फील्ड में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैशन इवोल्यूशन, कि फैशन कैसे इवॉल्व होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फैशन साइकिल को समझना पड़ेगा। फैशन साइकिल क्या है, फैशन मूव्स इन अ साइकिल। हमेशा फैशन किस में मूव होता है, एक साइकिल में मूव होता है। The way in which fashion change is described as a fashion cycle, कि फैशन कैसे चेंज हो रहा है, इसी को हम फैशन साइकिल के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। The stages of fashion cycle include introduction, rise, culmination and then decline in acceptance of a style. तो ये stages हैं फैशन साइकिल की, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर राइजिंग आता है, एक राइज आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे लोग इसको पहनना शुरू करेंगे, फिर पीक आएगा। पीक मतलब एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा लेवल पे लोग इसको पहनना शुरू कर देंगे, इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। फिर आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, मतलब अब धीरे धीरे लोग इसको रिजेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो ये पूरा साइकिल है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ बेल शेप्ड कर्व ऑफ टाइम एंड सेल। तो यहाँ पे आपको ये बेल शेप कर्व मिलेगा और ये कर्व से ही हम फैशन साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, फैशन साइकिल है। अब देखो यहाँ पे इसको अच्छे से समझाया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइल में क्या होगा, कि सबसे पहले मार्केट में वो स्टाइल आया। ठीक है, मतलब डिज़ाइनर ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को लगा के कोई डिज़ाइन बनाया और उसको इंट्रोड्यूस किया। Designs are created by changing attempts such as line, color, shape, fabric and details and their relationship to one another. डिज़ाइन कैसे क्रिएट होता है, हमें भी पता है। लाइन, शेप्स को कलर्स को अलग अलग तरीके से हम फिट करके, फैब्रिक भी अलग अलग यूज़ करके हम क्या करते हैं, फैशन में बदलाव करते हैं, नया स्टाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, कभी कभी आप देखते हो ना, सेम ही ड्रेस को अलग कपड़ा यूज़ करके या अलग शेप साइज़ यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं अलग तरीके से।
तो इस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ, स्टाइल कोई मार्केट में आया। उसके बाद है इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। अब जब मार्केट में आया, लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया, पहनना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। फिर है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। अब पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करने लगे, ठीक है, मतलब हर शॉप में आपको लगभग वो कपड़ा मिलने लगेगा। फिर है डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, मतलब अब पॉपुलैरिटी धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। कुछ ऐसा टाइम भी आता है ना कि जब लोग बहुत ज़्यादा पहनना शुरू कर देते हैं फैशन को, उस स्टाइल को, तो फिर धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। मतलब जो जिन्होंने शुरू किया था, जिन्होंने स्टार्टिंग में उस कपड़े को पहनना शुरू किया होगा, उस स्टाइल को फॉलो करना शुरू किया होगा, अब वो उससे बोर हो जाएंगे। अब उनको लगने लगेगा कि ये स्टाइल तो अब हर कोई ही फॉलो कर रहा है, तो वो कुछ नया खोजने लगेंगे। तो इस तरह से अब इस वाले पहले वाले स्टाइल में एक डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, इसकी पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फिर फिफ्थ स्टेज है रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल और ऑब्सोलेंस। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टाइल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। अब लोग इसको नहीं खरीद रहे हैं, अब वो कुछ नया तलाश रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब ये साइकिल ख़त्म होगी तो एक न्यू साइकिल शुरू होगी। तो इस तरह से फैशन साइकिल एक ख़त्म होती है तो दूसरी आती है। कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि एक फैशन अभी मार्केट में है, तब तक फटाक से दूसरा फैशन भी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैशन मर्चेंडाइजिंग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।